हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक के अंतर्गत सेकेंड लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में एक दल के प्रभुत्व के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया गया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट सेकेंड पर और चर्चा करते हैं कि क्या आगे उस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, अब आगे जो टॉपिक है हम लोग का कि मतदान के बदलते तरीका है, यानी जब मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली तो उसके बाद किस प्रकार से इसकी तरीका में बदलाव आया। चलिए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मतदान का प्रारंभिक दौर जो भारत में देखा गया था वो कब देखा गया और क्या प्रक्रिया से। आपको पता होगा कि 1951 से 52 में पिछले वीडियो में बताया गया था प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम आम चुनाव के दरमियान क्या किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग मत पेटी रखी गई और खाली मतपत्र का प्रयोग किया गया। यानी खाली मतपत्र होता था और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जो है एक तरह से मतपेटी की व्यवस्था की गई थी, उसमें डाला जाता था और डालकर जो है उसकी अंत में काउंटिंग की जाती थी। काफी संघर्ष परिस्थितियां होती थी। एक पंजाबी अधिकारी ने बताया कि मतदान पेटियों को तैयार करने में तथा अंत में जो उसका परिणाम घोषित करना होता था उसमें काउंटिंग में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो हम सब कह सकते हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी रखी गई और खाली मतपत्र का प्रयोग किया गया था उस समय पहली बार। दो चुनाव के बाद, दो चुनाव का मतलब आपको पता होगा कि प्रथम आम चुनाव 1951 में 52 में हुआ था। दूसरी आम चुनाव की अगर आम चुनाव की बात की जाए तो आपको पता होगा कि 1957 में हुआ था। तो दो आम चुनाव हुआ था उसके बाद बताया जा रहा है कि यह तरीका बदल दिया गया, यानी उसकी तरीका जो है बदल दिया गया और मतपत्र यानी कि मतपत्र पर आधारित एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित कर दिया गया। यानी कि जो अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग एक बॉक्स रखा जाता था उसको हटा दिया गया, एक ही बॉक्स एक बूथ पर रखा गया। ऐसे कई बॉक्स रखे जाते थे लेकिन उसमें से अगर भर जाता है तो दूसरे को लाया जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दूसरे चरण में क्या किया गया कि मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम अंकित रहता था और चुनाव चिन्ह अंकित होता था और उस पर जो है मुहर दिया जाता था। जिस उम्मीदवार के सामने आप अगर चुनाव दे रहे हैं तो उसके सामने जो है ऐसे मुहर देना है और तब मत पेटी में डाल देना है, ऐसे किया जाता था। फिर लेकिन ऐसी स्थितियों में भी दिक्कतें होने लगी। कई लोग कहते थे कि इसकी तो अब आगे क्या हुआ कि 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने, जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसने क्या किया कि ईवीएम का प्रयोग किया। देखिए कई बार ये इंपॉर्टेंट है कि कब भारत में प्रयोग किया गया था, तो 1990 के दशक के अंत में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1990 के अंतिम दशक में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। यह एक तरह से चुनावी प्रक्रिया को जो है सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के द्वारा जो है इसकी मतगणना या एक तरह से वोटिंग की प्रक्रिया को जो है शामिल किया गया है। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल पूरे भारतवर्ष में एक तरह हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो है ईवीएम का प्रयोग या एक तरह से बोल सकते हैं कि इस्तेमाल की अगर बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि 2004 तक पूरे भारत में हो गया। ये देखिए कि मतदान के बदलते तरीके। अब आते हैं सोशलिस्ट पार्टी। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले पार्ट में हम बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे जो है तीनों आम चुनाव में अपना प्रभुत्व हासिल किया और एक राजनीतिक प्रक्रिया ही थी जिसने अपनी बढ़ावा को आगे प्रक्रम के रूप में दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, और इसकी स्थापना 1934 में हुआ था और इसके संस्थापक जो है जयप्रकाश नारायण थे। खासतौर पर बिहार में भी ऐसे दिया है कि इसके संस्थापक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण आपको याद रखना है। और स्थापना 1934, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है। प्रमुख नेता के रूप में अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और भी बहुत सारे नेता इसके अंतर्गत शामिल थे। अब देखिए इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि समाज के हित में कार्य करना और सामाजिक गतिविधियों को एक ऐसी प्रक्रिया में शामिल करना जिससे कि एक अच्छा रूप प्रदान हो सके, और खासतौर पर किसान, श्रमिक और उन लोगों को शामिल किया गया था जो
समाज के एक वर्ग के अंग है और खासतौर पर निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हें काफी मदद किया जाता था। अब आइए कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, आप सीपीआई के नाम से प्रसिद्ध जानते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि सीपीआई जो पार्टी है वो दूसरे स्थान पर थी प्रथम आम चुनाव में, क्योंकि आपको पता होगा कि 364 जो सीट प्राप्त की थी कांग्रेस पार्टी प्रथम आम चुनाव में, उसमें से 16 सीट जो प्राप्त करने वाली पार्टी थी वो सीपीआई थी। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है 25 दिसंबर 1925 को, और संस्थापक जो है एम.एन. राय थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेता की अगर हम बात करें तो ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदरीपाल, पी.सी. जोशी एवं अजय घोष, पी. सुंदरैया आदि प्रमुख नेता शामिल थे। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में साम्यवादी जो विचारधारा है उसे जागृत करना। साम्यवादी विचारधारा का तात्पर्य यह हुआ कि समाज के अंतर्गत मुख्य रूप से किसान और श्रमिकों को काफी बढ़ावा देना और इन लोगों को सर्वोच्च स्थान जो है प्राप्त करना। दूसरी बात यह थी कि सामाजिक, अब यहां देखिए चीन और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक अंतर आता है। अब कहिएगा कि सोवियत संघ कौन है? चीन तो पता चल रहा है कि चीन यानी पड़ोसी देश के, सोवियत संघ का मतलब रूस, यानी कि आज जो वर्तमान में हम लोग रूस हैं उसी का पहले नाम सोवियत संघ था। इसे यूएसएसआर के रूप में भी जाना जाता था। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म इसी देश से हुआ था, सोवियत संघ से ही हुआ था, क्योंकि 1917 में 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, जिसे नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसका जन्म हुआ था। और 1964 में चीन और सोवियत संघ के बीच क्या होता है कि विचारात्मक अंतर आता है। अंतर आने के बाद 1964 यानी भारत में 1964 में क्या होता है कि सीपीआई दो भागों में बढ़ जाता है। प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में बना है, एक तो सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी जो है सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का मतलब मार्क्सवादी। अब यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पीआरआई, पीआरआई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और इसे स्पेनिश में इसे एक तरह से पीआरआई ही बोला जाता है, क्योंकि यहां देखिए आई पहले रहा इंस्टीट्यूशनल वाला, लेकिन नहीं, अगर स्पेनिश में आते हैं इसीलिए इसका नाम पीआरआई है। ये मैक्सिको में पार्टी 60 वर्ष तक जो है एक शासन के रूप में स्थापित कर चुकी थी। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो प्लूटार्को इलियास कैलस नाम है, प्लूटार्को इलियास कैलस, आपको याद रखना है। फिर होता है क्या कि 1929 में पीआरआई को नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का नाम दे दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, नोट्स जरूर बनाइए, फेयर जरूर बनाते रहना है, एक एक पॉइंट को लिखना है ताकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बुक्स का पूरा एक एक चीजें पढ़ाना मुश्किल है, उसका मेन जो तथ्य है उसी को हम दे रहे हैं, तो आपको यहां ध्यान दें। अब यहां तक हम लोग देख लिए, तो अब आएंगे कांग्रेस के प्रभुत्व प्रकृति, यानी प्रभुत्व की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने किस प्रकार से पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा 3 आम चुनाव तक, इसकी प्रवृत्ति के बारे में दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि सामाजिक और आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से देखा जाए तो लगातार यही पार्टी जो है अपने अस्तित्व को बनाकर रखा, क्योंकि आपको पता होगा, कल बताए भी थे कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जागृत किया गया। इसके बाद कई तरह की स्थितियां देखी गई थी। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा था पहली बार। तो यह भी एक तथ्य के रूप में इंपोर्टेंट थॉट के रूप में है। कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचारात्मक संगठन के रूप में 20वीं शताब्दी में, अब कहिएगा कि सर क्या 20वीं शताब्दी में कांग्रेस पार्टी सामाजिक और विचारात्मक रूप में था? तो हाँ, क्योंकि सामाजिक का मतलब सामाजिक कल्याण में काफी अपना एक वर्चस्व दिखाया, और दूसरी बात विचारात्मक का मतलब कि अपना विचार उस तरह जो है काफी अमल किया, उस पर पहले भी करता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन काफी रूप में देखा गया तो यहाँ पर उसकी वैचारिक स्थिति थी। तो इसके बारे में एक तरह से दिया गया है और शहर से यहाँ पर स्थितियों का वर्णन किया गया है। अब देखिए एक पिक्चर का वर्णन किया गया है, आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आता है। वर्णन किया गया है, यह फिल्म जो है मुख्य रूप से इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए एक एग्जाम्पल के रूप में देता है पॉलिटिकल साइंस में। यह रिलीज हुआ था 1981 में, 1981 में, और निर्देशक इसके थे जब्बार पटेल। आपको ये चीजें याद रखना है।
तो हम लोग ये दूसरा पार्ट में इतनी चीजें, एक छोटी सी चीजें समझे, और भी अगले पार्ट में अंतिम रूप हम प्रदान करने वाले हैं, और पूरे जो जितने भी बुक से बचे हुए हैं, जो पार्टियां हैं, उसका हम वर्णन करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लेसन से संबंधित अगर आपको ऑब्जेक्टिव की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, और वहां से आप डिमांड कर सकते हैं या मांग कर सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।